नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और चिंता मुक्त होंगे, यही आप लोगों से उम्मीद करते हैं। बाकी आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि मैडम योग्यता के बारे में बता दीजिए, कट ऑफ के बारे में बता दीजिए। देखिए, आप लोगों को सभी बता चुके हैं, हम भी बता चुके हैं, लेकिन योग्यता को लेकर आप लोगों को हम हिट भी दे चुके हैं, तो इससे ज़्यादा हम क्या ही कहें। और बस यही कहेंगे कि आप लोग यूनिटी में रहें। बहुत जल्द आप लोगों को इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है, क्योंकि बहुत सारी बातें यूट्यूब पर ओपन करना सही नहीं होता। और अपने लिए अब आप लोगों को स्टैंड लेना है अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के साथ कुछ ठीक नहीं हुआ है। बाकी ये वीडियो इस उद्देश्य से बनाई गई है, कुछ बातें हैं आप लोगों को वैसे तो अन्य यूट्यूब चैनल के माध्यम से पता चल ही गई होंगी, लेकिन जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो उम्मीद रखते हैं कि हम उन्हें पूरी जानकारी दें, तो इसी उद्देश्य से ये वीडियो बनाई गई है। और जो लोग पहले से ही ऐसी वीडियो देख चुके हैं वो यहाँ से स्किप कर सकते हैं और अपना टाइम बचाकर अपना टाइम अपने पढ़ाई को दे सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को कोर्ट केस के बारे में जानकारी देंगे। ये जो रिट थी, आप लोगों को इसके बारे में पता ही है कि कोर्ट नंबर 4 में केस चल रहा था। याचिकाकर्ता इसमें सुप्रिया कुमारी और 2 अन्य थी, प्रतिवादी उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य। याचिकाकर्ता के वकील बैरिस्टर सिंह कविता कुशवाहा, प्रतिवादी के वकील CSC सिद्धार्थ सिंघल। तो इसमें क्या था? इसमें था कि याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री बैरिस्टर सिंह, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री सिद्धार्थ सिंघल और विद्वान स्थायी वकील को सुना गया। इस केस को सुना गया। आप लोगों को पता ही है कि ICDS वाले क्वेश्चन का मैटर था। और फिर संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता चाहते हैं कि सचिव अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश को निर्देश दिया जाए कि ये प्रश्न संख्या 89 के लिए अंक दें, 89 के लिए अंक दें, जिसका उत्तर याचिकाकर्ताओं के अनुसार उन्होंने सही विकल्प चुनकर सही ढंग से दिया था। तर्क ये दिया गया कि लिखित परीक्षा समाप्त होने के बाद याचिकाकर्ताओं ने प्रश्न संख्या 89 की अंतिम उत्तर कुंजी के खिलाफ आपत्ति के लिए आवेदन किया था, जिसमें सही उत्तर के रूप में विकल्प बी था। ऐसे सभी उम्मीदवारों की आपत्तियों पर विचार किया गया और अंतिम उत्तर कुंजी 9/2/24 को प्रकाशित की गई थी, जिसमें प्रश्न के उत्तर के रूप में वही विकल्प रहा। चूंकि याचिकाकर्ता लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा के बाद पहले से ही मेरिट सूची में थे, इसलिए उन्होंने दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में भी भाग लिया। और अब वे इतने लंबे विलंब के बाद इस न्यायालय के समक्ष आए हैं, जब ऐसे उम्मीदवारों के संबंध में चयन सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अंतिम उत्तर कुंजी को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं का आशंका है कि अपनी संबंधित श्रेणियों के अंतिम कट ऑफ से मेल खाने के लिए स्कोर नहीं कर पाएंगे, ताकि मेरिट सूची में स्थान पा सकें। प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री सिंघल द्वारा यह तर्क दिया गया कि एक बार जब याचिकाकर्ताओं ने फरवरी 2024 में प्रकाशित अंतिम उत्तर कुंजी में दिए गए सही उत्तर को स्वीकार कर लिया था, तो अब इस मुद्दे को उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उपरोक्त के अतिरिक्त श्री सिंघल ने बाल विकास निदेशालय द्वारा जारी परिपत्र पत्र भी भरोसा किया है। आप लोगों ने देख लिया कि किसने क्या कहा और क्या केस चल रहा था और इसमें क्या बातें हुई। बिल्कुल स्पष्ट शुद्ध हिंदी में लिखा गया है, आप लोग इसको अच्छे से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। जिन लोगों को डाउट है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और वैसे ग्रुप में भी डाल देंगे, अन्य ग्रुप में भी पड़ी हुई है। हमें तो समय नहीं मिल पाया, इस वजह से थोड़ी लेट वीडियो बन रही है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से। लेकिन जिन यूट्यूबर्स ने बना दी है आप लोग उनकी भी देख सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल क्लियर आप लोगों को बताया गया है कि क्या तर्क किसने दिया और कैसे ये केस खारिज हुआ। अभी आप देखिए कि आगे आगे क्या होता है। और सबसे बड़ी बात तो आप लोगों को यही कहेंगे कि जिन लोगों ने किया था वो केस हार गए हैं, तो उन्हें लगता है कि न्यायपालिका ही भ्रष्ट है, कुछ ऐसे शब्दों का वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि किसी के मन मुताबिक चीज़ें नहीं होती हैं तो उसको बुरा लगता है, लेकिन ये पूरी न्यायपालिका को ही भ्रष्ट बता देना ये उचित नहीं लगता। अपनी न्याय की लड़ाई लड़ना अच्छी बात है, लेकिन इस तरह सवाल उठाना भी सही नहीं लगता है कि अपने मन मुताबिक ना हो तो सारी दुनिया ही भ्रष्ट है, आयोग भी भ्रष्ट, विभाग भी भ्रष्ट, सब कुछ भ्रष्ट। अपनी लड़ाई सभी लड़ते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि सभी बातों से सहमत हों। सभी अपनी लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन एक मर्यादा में शब्दों का इस्तेमाल भी करते हैं। अब आगे क्या होता है कि पोषण उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ के दिनांक 20/11/2009 के आदेश में कर्तव्यों के आवंटन का प्रावधान किया गया है, तथा ऐसे कर्तव्यों के आवंटन में यह स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसे आवंटन की रिपोर्ट प्रत्येक माह की 5 तारीख तक बाल परियोजना विकास अधिकारी को प्रस्तुत की जाती है।
और याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने उपरोक्त तर्क का समर्थन करते हुए प्रस्तुत किया कि उनके अनुसार सही उत्तर महीने की 25 तारीख होगी, क्योंकि सूचना उनके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत 6/6/24 के पत्र के माध्यम से प्राप्त की गई है। और संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद मुझे लगता है कि याचिकाकर्ता अब बिना किसी स्पष्टीकरण के सामने आए हैं कि फरवरी 2024 में उत्तर कुंजी प्रकाशित होने के बाद वे चुप क्यों रहे, जिसमें संबंधित प्रश्न का विकल्प बी सही उत्तर दिखाया गया था और फिर उन्होंने दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में भी भाग लिया। न्यायालय के सुविचारित दृष्टिकोण में प्रत्येक चयन को उसके लिए निर्धारित समय सारणी में उसके तार्किक निष्कर्ष पर लाया जाना चाहिए। यदि किसी उम्मीदवार को कोई आपत्ति है तो उचित समय के भीतर संबंधित प्राधिकारी से संपर्क करना चाहिए। यदि वह प्राधिकारी निर्णय से व्यथित है तो उसे उचित समय के भीतर न्यायालय में भी जाना चाहिए। किसी उम्मीदवार को लंबे समय तक चुप रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और उसके बजाय प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय पर सवाल उठाते हुए चयन निकाय द्वारा की जाने वाली आगे की प्रक्रिया से गुजरना जारी रखना चाहिए। जहाँ तक प्रश्न को चुनौती देने या आदेश को चुनौती देने का संबंध है, यह आचरण छूट के बराबर होगा। नंबर 8 में बताया गया है कि इसके अलावा मूल परिपत्र का अवलोकन किया गया है, जिसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं कि हर महीने की 5 तारीख पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट हमेशा 1 महीने से अधिक की होती है। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त जानकारी के लिए मूल पत्र दिशा निर्देश प्रक्रिया को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। नंबर 8 पर बताया गया है कि मामले में उपरोक्त दृष्टिकोण को देखते हुए मैं इस स्तर पर मामले में छूट देने से इनकार करता हूँ। याचिकाकर्ता की जो याचिका है खारिज की जाती है और रिकॉर्ड में भेज दी गई है। ये आप लोग पूरा देख सकते हैं कि इसमें स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि नॉर्मलाइजेशन का ही मैटर अब तो बचता है। आप लोगों को पता ही है ICDS वाले क्वेश्चन का जो मैटर है वो क्लोज हो गया है। कुछ लोगों को यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन ये सच्चाई है कि कोर्ट ने मामले को खारिज कर दिया है और ऐसे ही नॉर्मलाइजेशन वाला भी खारिज होगा। आप लोग देखते रहिएगा। सच्चाई को स्वीकार करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब आंखों के सामने प्रत्यक्ष हो तो प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। आप लोगों को पता ही है। बाकी यही कहेंगे कि आप सभी परेशान ना हो, जल्दी आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है और काम चल रहा है रिजल्ट पर। कोई कुछ भी कहता रहे, आप लोगों का रिजल्ट अप्रैल में ही आएगा और जो डेट बताई गई है उससे पहले ही आएगा। तो आप लोग उम्मीद बनाकर रखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं और अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखें। अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।